जय हिंद। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आपने अपनी जिंदगी में अच्छाई से रिलेटेड जो भी टारगेट डिसाइड किए हैं वो सब आपके पूरे हो जाएं। और आज मैं पढ़ूंगी एपिसोड नंबर 25 मेरी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का, जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ और जिसको मैंने टाइटल दिया है मोहब्बत की रेलगाड़ी। तो बिना लेट करते हुए शुरू करती हूँ। पिछली बार हमने सुना कि किस तरह से वरीशा ने अपने ससुराल के जो ट्रेडिशन है मजलिस और मातम का, उसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि जिंदगी एक लर्निंग जर्नी है और इस जर्नी में हमें जो भी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है वो हमें सीख लेना चाहिए। और इसमें कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मसलहत होती है जब हम सीखते हैं। तो आगे चलते हैं कि होता क्या है। एक दिन वरीशा को शाम में उसके स्कूल की जो दोस्त है अदीबा रजा, उसका कॉल आता है। ये अदीबा रजा नाम मैंने मेरी सनबीम स्कूल मुगल सराय की स्टूडेंट थी ग्रेड 1 में, जो मेरी दूसरी जॉब थी मेरे करियर की। और उस टाइम मैं ग्रेड 1 8 9th को पढ़ाया करती थी। तो ग्रेड 1 में अदीबा रजा नाम की एक बच्ची थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, जिसको 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया करते थे। और मार्क्स तो दूर की बात है, वो बहुत अफेक्शनेट भी थी और बड़ी प्यारी सी थी। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन उसका नाम मुझे मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में रह गया, उसके बहुत अच्छे से नेचर की वजह से और उसके बात करने के तरीके की वजह से, उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। तो मैंने उसके नाम को अपनी किताब में लिखा है। अच्छे स्टूडेंट्स की याद टीचर के जहन में रह जाती है और वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करती है। तो मैंने उसका नाम इसमें लिखा है और इसको मैंने वरीशा का फ्रेंड बनाया है इस बुक में। तो इस तरह से वो एक और जो आगे जो भी कहानी का मैं पार्ट पढ़ूंगी वो अदीबा रजा की लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये रियलिस्टिक फिक्शन है। तो यहाँ पे अदीबा रजा का नाम सिर्फ रियल लाइफ से लिया गया है मेरी, और स्टोरी जो है वो फिक्शन है। उसका कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में थॉट डिफरेंस की वजह से बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं उसके हस्बैंड से, और उसका हस्बैंड का नाम है जीशान। और इस तरह ये झगड़े रिश्तेदारों की, उन दोनों की जिंदगी में इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। जरूरत से ज्यादा वो लोग रिश्ते में घुसते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और इसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। और इस झगड़े की वजह से वो दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं कि एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के अंदर जो भी पॉजिटिविटी है उसको ग्रेटिट्यूड पे कर सकें और इन झगड़ों का कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाए। वक्त ही उनको नहीं मिल रहा है। जब भी वो कुछ पैचअप करते हैं वापस से कोई आता है और उनमें झगड़ा लगा देता है। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम झगड़ा करना ना चाहें तो झगड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करूंगी कि जब न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो वो इन सब रिश्तों और इन सब थॉट्स के बारे में एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि कोई नेगेटिव थॉट अगर किसी ने मेरे कान के जरिए मेरे जहन में भेज दी है तो उस थॉट को मुझे एक्शन में नहीं लाना है या लाना है। इसका जजमेंट और इसकी अंडरस्टैंडिंग न्यूली वेडेड कपल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैरिज साइंस पढ़ाया नहीं जाता है कहीं भी। और अगर बच्चे ने अपने माँ बाप की जिंदगी में ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होते हुए नहीं भी देखा है तो और उनको समझ में नहीं आता है। और मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करूंगी कि हिंदुस्तान में माँ बाप के बीच जो भी थॉट डिफरेंस आता है उसको लोग मियाँ बीबी का झगड़ा नाम दे करके उसको सिर्फ बूस्टअप करते हैं और उसको अब सोशल मीडिया पे सिर्फ उसका प्रचार किया जाता है, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा रहा है। और जिस जिस फैमिली में ढूंढा जा रहा है तो उसका क्रेडिट बहू और बेटे को नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम फैमिलीज में ऐसा ही हो रहा है। तो बच्चे जो हैं जब वो देखते हैं इस तरह के झगड़े को और समझते हैं कि वो देख रहे हैं कि मेरे माँ और मेरी बाप दोनों फैमिली में काम कर रहे हैं, रिश्तेदारी में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो फीडबैक है वो एक्सटेंडेड फैमिली वालों से बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कहीं ना कहीं मैरिज के रिश्ते से हमारी अगली जनरेशन के टूटने की।
वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का डिसीजन आ रहा है न्यू जनरेशन में, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ने बहुत बुरी तरह उनको प्रभावित किया है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि इन सब मसलों को ही सॉल्व करना मेरी किताब का मकसद है, और मैं अपनी किताब के जरिए बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली ऐसी बताऊंगी, आगे भी लिखूंगी किताबें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हमारे रिश्ते को किस तरह से बर्बाद करती हैं और हमें किस तरह से सतर्क रहना है बहुत सारी चीजों को। कहते हैं कि सुनना किसी भी चीज को सीखने की पहली सीढ़ी होती है। तो मैरिड कपल को सबसे पहले ये बात अपने आप को वादा कर लेना है, चाहे तो पब्लिक में भी कसम खा लें, कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई भी नेगेटिव कमेंट किसी के जरिए भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम अपनी स्पाउस के बिहेवियर में वो देख भी रहे हैं तो हम उस पे काम करेंगे, ना कि किसी तीसरे इंसान को हमारे रिश्ते को एंटरटेनमेंट बनाने का जरिया बनने देंगे। ये कसम खानी चाहिए न्यूली मैरिड कपल को। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और इस तरह से वो इस रिश्ते में इतनी ज्यादा इमोशनली टूट चुकी है कि अब तलाक की नौबत आ गई है। वरिशा उसको बहुत समझाती है और उससे पूछती है कि एक बार फिर से अपने रिश्ते को सेकंड थॉट दो, क्योंकि कई बार ये सब चीजें सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम समझ जाते हैं, एक्शन में नहीं होता है। तो वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि तो फिर वरिशा उसको ज्यादा कन्विंस नहीं करती है और उसको बेस्ट विशेस भेजती है उसकी बहुत बेहतर जिंदगी के लिए और इस पार्टनर से बेहतर पार्टनर मिलने के लिए। वो फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और बहुत ही चिंता में बैठ जाती है। उसके फेस से उसकी जो फिक्र है वो नजर आ रही होती है। तो हैदर उससे पूछता है कि क्या बुरा हो गया तुम्हारे साथ, इस तरह का फेस क्यों बन गया है तुम्हारा। वो पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे इस खराब मूड को अच्छा करने के लिए। तो वो जवाब देती है कि मैं बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ, अचंभित हूँ कि लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं और दूसरा और तीसरा निकाह कर लेते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी उनको मिराक्युलस पावर दिया गया था। जो भी सोर्सेज हैं वो ऐसा बताते हैं। उनके अंदर जादुई ताकत थी, वो चांद के 2 टुकड़े कर सकते थे। अगर उन बीबी फातिमा चाहती तो वो कोहे तूर को, जो तूर नाम का पहाड़ है, उसको सोने का बना सकती थी। इतने मिरेक्युलस पावर की बात की गई है। तो हजरत अली को इतनी ज्यादा मिरेक्युलस फिजिकल स्ट्रेंथ थी कि वो अकेले ही खैबर का दरवाजा उखाड़ लेते थे। खैबर एक ऐसा ओएसिस है जो 153 किलोमीटर मदीना से के नॉर्थ डायरेक्शन में है, और वॉर ऑफ खैबर हुई थी जिसमें हजरत अली ने अकेले खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया था। जिस तरह से कहानी है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कानी उंगली पे उठा लिया था, कुछ इसी तरह की ये कहानी है कि हजरत अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया था। और ये भी हम लोगों को सोर्सेज से पता चलता है कि फरिश्ते आया करते थे बीबी फातिमा के घर में जन्नत से उनके लिए कपड़े लेकर के। और इस तरह की जो बातें हैं, इन सब बातों से पता चलता है कि वो लोग डिविनिटी को बिलोंग करते थे, वो लोग सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं थे। और जब वो लोग सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं थे तो उनकी जिंदगी के एग्जाम्पल्स को हम कॉमन ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करके कैसे 2 और 3 शादी करने में लगे हुए हैं। हमारा कंपैरिजन तो उनसे हो ही नहीं सकता है ना। जीशान को ये बात समझनी चाहिए। क्या जीशान उनका एग्जाम्पल देके दूसरी शादी करने को तैयार है तो क्या वो चांद के 2 टुकड़े कर सकता है? क्या वो खैबर का दरवाजा उखाड़ सकता है? क्या उसके लिए जन्नत से फरिश्ते आते हैं कपड़े लेकर के? ये सब चीजें, जो सिस्टम है शादी का, उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग, इंसानियत को और कंपैशन को क्वेश्चन करने का सिस्टम बना चुका है। तो इस चीज को अल्लाह जिसको हम फॉलो करते हैं, दी ऑलमाइटी, जिसे यूनिवर्स भी कहा जा रहा है आजकल मॉडर्न लिटरेचर में, तो वो बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु है, मोस्ट
मर्सीफुल कहा जाता है अल्लाह को, क्या वो इस तरह की खराब बातें इंसान को सिखाने का जरिया है? जो अल्लाह के नाम पे इस तरह के खराब काम लोग कर रहे हैं और नाम दे दे रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है ऐसा करने के लिए, ये चीजें हम लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी और इसको ट्रेंड नहीं बनाना होगा। ये अल्लाह के नाम पे खराब काम करने का सर्टिफिकेशन है और इस तरह से हमारा जो मजहब है इस्लाम, उस पे भी उंगली उठेगी। क्यों? क्योंकि लोग खराब काम अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। अल्लाह नीचे आके अपने बंदों से बुलवाएगा अपने फेवर में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अल्लाह ने ऐसे भी बंदे पैदा किए हैं जो अल्लाह के नाम पे फेथ को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। अल्लाह कभी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि बनाए हुआ हर एक बंदा अल्लाह का बंदा है। तो जो भी एक्शन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है उसमें सिर्फ अल्लाह का लेबल चिपकाया जाता है। अल्लाह ने कभी कहा नहीं होता है ऐसा करने के लिए। तो इस चीज के लिए हमें बच्चों को और बुजुर्गों को भी एजुकेट करने की जरूरत है। हैदर ये सारी चीजें सुनता रहता है और समझ जाता है कि निकाह के लिए और इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स के लिए वरीशा के कितने अच्छे थॉट हैं और एक्शन भी वो अच्छा ही लेती है आज तक की जिंदगी में। तो वो प्रॉमिस करता है उसको कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारी लाइफ में, हम इस तरह के थॉट्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और ना ही मैं ऐसा कुछ काम करूंगा। वो समझ जाता है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ड्यूटी जो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसको काम करके हाई सैलरी लेने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो अल्लाह जो हमें वादा करता है कि हम तुम्हें जन्नत देंगे नेकी करने पर, तो क्या उन नेकियों को करने में एफर्ट नहीं लगेगा? ये झूठ बोल के और इस तरह से रिश्तों को बिगाड़ के, किसी की बेटी के साथ बुरा सलूक करके या किसी के बेटे को बदनाम करके, दूसरी शादी करके, उससे शादी का कंपनसेशन लेके, ये सब चीजें करके क्या अल्लाह हमें अपने बंदों की लिस्ट में लेगा? ये सवाल हैदर और वरीशा एक दूसरे से डिस्कशन के दौरान पूछते हैं। और फिर हैदर कहता है कि अल्लाह के नाम को इन बुरे थॉट से बचाना और अपनी जिंदगी को एक ऐसा नमूना बना करके जिससे पता चले कि द हम्बलेस्ट पीपल आर द फॉलोवर ऑफ द ऑलमाइटी। मैं यहाँ पे सिर्फ अल्लाह नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हर मजहब में ऐसे लोग देखे हैं जो उसके बनाए हुए बंदे होते हैं एक्चुअली में, जो ह्यूमैनिटीज को जिंदा रखने के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, ये है मेरा देश जहां पे मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट, जैन, बाकी सारे मजहबों में मैंने अच्छे इंसानों को अपनी जिंदगी अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए मैंने खुद देखा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं कि अच्छे इंसान सिर्फ एक ही मजहब में होते हैं। तो इस तरह से मेरा मुल्क मुझे मेरी आंखों के ऊपर से जो एक पर्दा होता है मजहब का, वो आने ही नहीं देता है। इसलिए मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मैं हिंदुस्तान की रहने वाली हूं। और इस तरह से ये सारा डिस्कशन हैदर और वरीशा को समझाता है कि हमारी सोल जितनी ज्यादा क्लीन होगी, साफ होगी, पाक होगी, उतना ही हम वर्ल्ड से डिविनिटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुछ दिनों के बाद मुहर्रम का 40वां दिन आता है, जिसको हम 40th डे ऑफ द मार्टिरडम ऑफ इमाम हुसैन कहते हैं। और मुस्लिम लोगों में कल्चर है कि 40वें दिन जो भी बंदा जिसकी भी डेथ हुई है, उसको एक बड़ा सा सेरेमनी दे दिया जाता है ताकि उसकी सोल हमेशा के लिए रेस्ट इन पीस हो जाए। कहते हैं मरने के बाद रूह आती रहती है, पूरी तरह से घर से जाती नहीं, क्योंकि उसको अटैचमेंट होता है उसका सालों का उस घर से। तो 40th डे के दिन जो भी फातिहा और मजलिस होती है, उसके बाद वो परमानेंटली घर छोड़ के उसकी रूह चली जाती है फॉर द हेवनली अबोर्ड। और इस तरह का सिस्टम है।
तो मुंबई में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है मुहर्रम का 40वें दिन, और इस तरह से भिंडी बाजार से ये शुरू होता है, भिंडी बाजार के इमाम बाड़े से, और माजगांव कब्रिस्तान तक जाता है। इसके लिए प्रायर परमिशन ली जाती है मुंबई हाई कोर्ट से, और पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रोसेशन के दौरान कुछ भी मजहबी टकराव ना हो और शांतिपूर्ण वो प्रोसेशन निकल जाए। वरीशा भी उसमें पार्ट लेती है क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्ट करती है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को और उनको, और पंजतन से वो बहुत जुड़ी हुई है क्योंकि वो सूफी खानदान की लड़की है। सूफी लोग जो होते हैं वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो बहुत आसान था वरीशा के लिए इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। मुहर्रम के बाद ईद जहरा पड़ती है और वो रदिया को बुलाती है अपने घर, अपनी सास को और सास ससुर दोनों को, और सेलिब्रेट करती है। और इस तरह से एक नए तरह का सेलिब्रेशन उसकी जिंदगी में पहली बार होता है। वो सुबह जल्दी उठती है, नए नए कपड़े पहनती है, नमाज पढ़ती है, शुक्राना नमाज पढ़ती है, फातिहा करती है फैमिली ऑफ प्रॉफिट को और पीस बी अपॉन हिम, और उनके डिसेंडेंट्स के लिए पीस भेजती है। वो नजर भी करती है और बहुत ही एहतराम से सारा काम करती है। उसने फातिहा अपने माँ बाप से सीखा था और नजर करना अपने ससुराल वालों से सीखा था, और इस तरह से नजर हैदर जो है वो बहुत ही खुश होता है इस तरह से अपनी वाइफ को नई नई चीजें आराम से सीखते हुए देखकर, बिना किसी क्वेश्चन के, क्योंकि वरीशा वहां पे क्वेश्चन करती ही नहीं थी जहां पे इंसानियत बुलंद हुआ करती थी। वो क्वेश्चन वहां पे करती थी जहां पे मजहब के नाम पे इंसानियत को गिराने की कोशिश की जाती थी। और अभी तक हैदर उसका नेचर पूरी तरह से समझ चुका होता है और फैमिली में एक दूसरे की मोहब्बत और प्यार से रिश्ता आगे बढ़ रहा होता है। और लेकिन ये सब देख के उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वरीशा कहीं ना कहीं मैरिटल प्रेशर के अंडर में आके तो ये काम नहीं कर रही है। तो वो जा जाके वक्त बे वक्त अपनी बीवी से पूछता रहता है कि तुम्हें ये सब करने में कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है? अगर प्रेशर आ रहा है तो मत करो, जब तक कि तुम चीजों को समझ ना जाओ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो मेरे खानदान की रस्में ही क्यों ना हो। तो वरीशा इस पे जवाब देती है कि जब हम एक दूसरे के साथ निकाह में बंधते हैं तो हम सिर्फ निकाह में नहीं बंधते, हम बंधते हैं टुगेदरनेस के फीलिंग में। हम बंधते हैं एक दूसरे की फैमिली के रिचुअल को रिस्पेक्ट देने के लिए। हम बंधते हैं वो सारे काम करने के लिए जिससे हमारी रूह पाक हो और अल्लाह से कनेक्ट होने का जरिया हमारे लिए साफ होता जाए। हम बंधते हैं एक दूसरे को समझने के लिए और डिफिकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे का हाथ थामे रहने के लिए। निकाह सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है की बात नहीं होती, ये हर उस चीज के लिए कबूल है होता है जो जिंदगी भर एक लाइफ पार्टनर को हाथ थामे चलना सिखाता है। फिर चाहे ये चीजें आज मैं कर रही हूँ, चाहे आगे चल के जिंदगी में तुम्हें हमारे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए करना पड़े, ये चीज हम दोनों को ही समझनी है और करनी है। इस तरह से वरीशा ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक महीने के बाद रक्षाबंधन आता है और वरीशा सबको राखी भेजती है, जब वो अपने क्लासमेट्स को और प्रोफेसर्स को, कलीग्स को, जिन जिन को भी राखी बांधा करती थी, उन सब के बारे में हैदर को बताती है और बोलती है कि अब तो मैं उन लोगों से फिजिकली मिल नहीं पाऊंगी, दूर रहती हूँ, तो मैं तुम्हें भी ट्रबल नहीं करना चाहती और उनके पास अपना अफेक्शन भेजना चाहती हूँ, तो मैं राखी एनवेलप में करके तुम्हें दे देती हूँ, तुम इसे कुरियर कर दो। हैदर कहता है कि उसकी भी कुछ बहनें हैं जो कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से उसने बनाई है, तो उनको भी मैं राखी उनकी तरफ से भी राखी आएगी मुझे। और इस तरह से बात करते करते वो थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। वो बताता है कि उसने देखा है भाई बहन की इस तरह की मोहब्बत को अपने बचपन से, तो इस चीज को वो वरीशा की इमोशंस से कनेक्ट कर पा रहा है। और इस तरह से इतना प्यारा सा हमारे हिंदुस्तान का ये भाई बहनों का रिश्ता जो अलग अलग मजहब के लोगों को एक नेशनल ब्रदरहुड में बांध देता है। बहुत फेमस फेस्टिवल है हमारे देश का रक्षाबंधन। और यहाँ पे रक्षा अगर फिजिकली आजकल भाई लोग नहीं कर पाते हैं, सब अलग अलग शहर में रहते हैं, लेकिन मेंटली
और अपनी दुआओं को, कहते हैं ब्लेसिंग्स दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से भी पहुंच जाती है, तो अपनी दुआओं के जरिए वो हमें प्रोटेक्शन का एक कवर, जिसे आप कहिए, वो भेज देते हैं, एनवेलप प्रोटेक्शन का। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में वो दुआएं हमें बहुत मदद करती हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे हिंदुस्तान में ऊपर वाले की एक यूनिवर्सल फैमिली की तरह रहते हैं। आप सारे देशों में देखेंगे एक मजहब, दो मजहब, मैक्सिमम 4 मजहब, मैक्सिमम 5 मजहब होता है, लेकिन हिंदुस्तान में दुनिया के हर मजहब के लोग रहते हैं। और इस तरह से मैं अपनी कंट्री को मिनी वर्ल्ड कहती हूँ, छोटी सी दुनिया जिसमें दुनिया के हर तरह के लोगों को आप देख सकते हैं, और यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने देश से दिल से प्यार करती हूँ। जुड़े रहिए मुझसे देश के बारे में जानने के लिए, और जानने के लिए कि यहाँ के ट्रेडिशन और वैल्यूज कितने स्ट्रांग है, जो हमें एज अ नेशन यूनाइट करके रखते हैं। एज अ टीचर, सोशल साइंस टीचर, ये मेरा टारगेट है अपने बच्चों को सिखाना, अपने देश के बारे में अच्छी बातें जानना, ताकि वो यूनाइटेड रहे। आगे चल के कभी भी जिंदगी में अगर कोई देश के खिलाफ भड़काए तो उसे सुने नहीं, और अपने देश के लिए हमेशा आगे खड़े रहें। जय हिंद।